आज हम 11वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के पहले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है मनोविज्ञान क्या है। अर्थात मनोविज्ञान की वास्तु सामग्री क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं और मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। सबसे पहले अगर हम मनोविज्ञान की परिभाषा की बात करें तो जैसा कि नाम बताता है, मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, मन का अध्ययन। सवाल इस बात का उठता है कि मन क्या है। क्या ये मन हमारे शरीर में कोई अंग है या मन हमारा एक कंसेप्ट है। तो इसलिए ये सिर्फ मन जो है ये हम पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा एक कंसेप्ट इसके अंदर है कि जिसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। क्योंकि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, एक है साइकी जो एक ग्रीक शब्द है, एक है लोगोस। लोगोस साइकी का मतलब है आत्मा, लोगोस का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन। आत्मा क्या है, फिर यही वहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है। क्या ये हमारे शरीर में कोई अंग है? आत्मा अंग नहीं है। इसलिए हमने ये देखा कि जो मनोविज्ञान है ये न केवल मन का अध्ययन है, न ही केवल आत्मा का अध्ययन है। अब सवाल है कि मनोविज्ञान है क्या। तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में है। अब विज्ञान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। दो चीज़ें हैं कि मनोविज्ञान प्रयोग पर आधारित है। दूसरा, जब विज्ञान के अंदर हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका परिणाम समान होता है, न वो करने वाले पर निर्भर करता है और न ही वो किसी स्थान पर निर्भर करता है। तो इसलिए इसी प्रकार से मनोविज्ञान भी हमारे पास एक विज्ञान के रूप में है, क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद हम उसके एनालिसिस कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम विज्ञान के प्रयोग में करते हैं। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देखेंगे कि इसके अंदर तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम किसी भी मानव की मानसिक प्रक्रियाएं, मस्तिष्क द्वारा की गई क्रियाएं, जैसे हम चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो यहाँ हमारी मानसिक प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं प्रयोग में आती हैं। हम किसी सब्जेक्ट मैटर कोई सामग्री याद करते हैं, स्मरण करते हैं, हमें कोई घटना याद रहती है, उसके अंदर भी मानसिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। मान लीजिए हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं तो उसके लिए हमारी चिंतन प्रक्रिया होती है, हम सोचते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम कोई भी गणित विषय का कोई प्रश्न हल करते हैं, हम उसमें सोचते हैं, हम उसको कैसे किया जाए, उस समस्या का हम समाधान निकालते हैं। अब पहली तो कि मनोविज्ञान के अंदर हम मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा, जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया हमें कोई ना कोई अनुभव देती है। अब अनुभव एक ऐसा है जो केवल व्यक्ति परक है, स्वभाव से ये आत्मा परक है। हर
एक ही प्रकार के अनुभव का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर समान नहीं होता। तो इसलिए अनुभव क्योंकि व्यक्ति पर है, व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए अनुभव को हम एक वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब भी कभी हमें कोई अनुभव होता है तो हम उसका व्यवहार आता है, हम कैसी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि एकदम से कोई ब्राइट लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, तो हमारा एकदम से क्रिया होगी, हम अपनी आंखें बंद करेंगे। यानी एक तेज़ प्रकाश का हमारी आंखों तक आना, ये एक संवेदना है, एक संवेग है। उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं उसके अनुरूप हम क्रिया करते हैं, वो हमारी प्रतिक्रिया है। तो इसलिए मनोविज्ञान में एक व्यक्ति किसी निश्चित परिस्थिति में क्या व्यवहार करता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही अहम मुद्दा है ये हमारे पास साइकोलॉजी का। व्यवहार दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रकट व्यवहार जो आपको दिखाई देता है, यानी एक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। दूसरे प्रकार का व्यवहार है अप्रकट व्यवहार, जो केवल आंतरिक होता है। एक मनुष्य क्या समझता है। मान लीजिए आप चेस का गेम खेल रहे हैं, तो जब आप किसी एक विषम परिस्थिति के अंदर उसमें आते हैं तो वो क्रियाएं आप अपने अंदर कर रहे हैं, आप उसको दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो इसलिए व्यवहार हमारे पास दो प्रकार का हुआ, प्रकट व्यवहार और अप्रकट व्यवहार। अब एक इसका वैज्ञानिक तौर पर अगर हम देखें तो एक उद्दीपक यानी स्टिमुलस है और उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। अब आप उद्दीपक को समझिए, उद्दीपक शब्द क्या है, स्टिमुलस क्या है। जब हमारे बाह्य या आंतरिक वातावरण में कोई परिवर्तन आता है जिसके अनुरूप हम क्रिया करते हैं, वो हमारे लिए उद्दीपक है यानी स्टिमुलस है। और हम क्या व्यवहार करते हैं वो हमारा रेस्पॉन्स है, वो हमारी प्रतिक्रिया है। तो इसलिए हम एक बात ये देखेंगे कि जो हमारा व्यवहार है वो एक उद्दीपक और हमारी प्रतिक्रिया के बीच का संबंध है। तो ये जो हम अध्ययन है मनोविज्ञान के अंदर, तीन एस्पेक्ट्स का हम इसमें करते हैं। उसके बाद आता है कि जब हमारा व्यवहार होता है, अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसे व्यक्तिक व्यवहार, यानी एक व्यक्ति अपने आप में स्वयं क्रिया व्यवहार करता है, अकेला व्यवहार करता है। आपने कई बार देखा है कि व्यक्ति बैठा हुआ होता है, कुछ विचार कर रहा होता है और अपने ही ढंग से वह व्यवहार करता है। दूसरा है हमारे पास द्विजन व्यवहार। द्वि मीन्स टू, यानी दो व्यक्तियों के बीच में व्यवहार। जैसे हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो उस समय पर हम दो व्यक्ति मिलकर आपस में हम कैसा व्यवहार करते हैं। एक आता है हमारे पास समूह व्यवहार। अब इसके अंतर्गत ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति समूह के साथ क्रिया करता है और ये भी हो सकता है कि एक समूह दूसरे समूह के साथ क्रिया करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारा व्यवहार तीन परिस्थितियों में होता है। उसके बाद आता है मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में। ये एक अगला इसके अंदर हेडिंग आता है कि मनोविज्ञान किस प्रकार से किसी न किसी व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम कोई भी व्यवहार करते हैं लाइफ में, जीवन में,
तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई व्यवहार नहीं होता। अब सवाल है कि हम उस व्यवहार के मापन के लिए हम प्रदत्त, या जिसको डाटा कहा जाता है, डाटा संग्रह किया जाता है और उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। आप इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि जैसे हम ये चाहते हैं कि जो प्रकाश है, लाइट है, इसका हमारे अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को हम 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक वो ग्रुप है हमारे पास जिस पे हम लाइट को बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर हम लाइट को बदलते नहीं हैं, सामान्य लाइट रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक दिए गए समय में इनके अधिगम प्रक्रिया यानी सीखने की जो प्रक्रिया पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा क्या है कि विद्यार्थियों का रिस्पांस क्या है, या विद्यार्थियों ने किस प्रकार से अनुक्रिया उस बदलती हुई लाइट के साथ किया और किस प्रकार से उन्होंने एक ही लाइट के साथ किया। तो इसलिए ये इस तरीके से हम डाटा इकट्ठा किया, फिर उसका हम प्रभाव देखते हैं, यानी उस डाटा का, उस प्रदत्त का अनुलोकन करते हैं। अनुलोकन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि लाइट का क्या प्रभाव हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान उसी प्रकार से क्रिया करता है जिस प्रकार से विज्ञान क्रिया करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसको हम नियमों द्वारा, नियम बनाए जा सकते हैं, नियमों का विकास किया जा सकता है, नियमों में सुधार किया जा सकता है। तो मैं यहाँ तक आपने देखा कि एक मनोविज्ञान क्या है। आपको ये बात समझ आई होगी कि मनोविज्ञान का कंसेप्ट क्या है। अगला पार्ट हम करते हैं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान का विकास भारतीय दर्शन शास्त्र से ही शुरू हुआ है। अब दर्शन शास्त्र के अंदर हम क्या करते हैं, मन का अध्ययन, और वहीं से मनोविज्ञान शुरू हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इसकी 3 जो है ना हमारे पास गुण हैं, या आप कह सकते हैं इसकी 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, किसी भी वैज्ञानिक परीक्षण में वस्तुनिष्ठता, जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। आपने जो मनोविज्ञान के अंदर उपयुक्त शब्द हैं उसके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ये अर्थ समझ जाएंगे मनोविज्ञान आपको समझ में आ जाएगी। पहला कहता है ये वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रयोग करें, मान लीजिए कि एक विद्यालय के अंदर हम बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से की जाए, चाहे कोई भी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके परिणाम लगभग समान हो, तो उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। यानी किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग के परिणाम करने वाले व्यक्ति पर निर्भर नहीं करते। ये है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद है हमारे पास परिकल्पनात्मक, यानी हम पहले उसके लिए एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, परिकल्पना तैयार करते हैं। परिकल्पना तैयार करने के बाद हम उस प्रॉब्लम को, उस समस्या के समाधान के लिए एक निश्चित प्रक्रम करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति, हम
दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। हम मान लीजिए इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। एक परिकल्पना हमारी क्या हो सकती है कि व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, पहली परिकल्पना है। हमारी दूसरी परिकल्पना होती है कि व्यक्ति के व्यवहार में दूसरों के साथ होने पर विकास होता है, यानी व्यवहार अच्छा होता है। तीसरा हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार दूसरों की प्रेजेंस में कम हो जाता है। अब आप एक बात को समझिए। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो वो किसी भी संगीत का या डांस के लिए, नाचने के लिए किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहता है। वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए मान लीजिए अकेला जो है प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, फिर वो 2 आदमियों के साथ करता है, और फिर मान लीजिए वो ऑडियंस के साथ करता है। अब सवाल है कि किसी हॉल के अंदर ऑडियंस बैठी हुई है, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो निष्पादन है, वो बहुत से लोगों के सामने है। वो नर्वस भी हो सकता है और उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर सकता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति किसी दूसरों के साथ की प्रेजेंस में काम करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन ये हमने कहाँ से देखा? प्रयोग करके देखा। इंडिविजुअल ने अलग अलग स्थानों के ऊपर जो है वो प्रयोग किया, लेकिन रिजल्ट हमारा सबके समान आया। क्या? कि व्यवहार में परिवर्तन आता है जब एक व्यक्ति अधिक लोगों के सामने या दूसरे व्यक्तियों के सामने परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है ये है हमारी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। तो इसलिए ये मनोविज्ञान हमारे पास एक विज्ञान है। अब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राणी अकेला नहीं रह सकता, वो समाज में रहता है, और जिस समाज में व्यक्ति रहता है उस समाज का वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसलिए जब कोई भी मानव व्यवहार करता है तो वो व्यवहार उसके सामाजिक ढांचा कैसा है और उसका कल्चरल बैकग्राउंड यानी सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, वो किस समुदाय में रहता है, उस प्रकार का वो व्यवहार करेगा। आप इसके अंदर एक सिचुएशन सोच सकते हैं कि एक बच्चा जिसका विकास अलग अलग परिस्थितियों में होता है, आप देखेंगे कि उसका, उन बच्चों का जो विकास में अंतर मिलेगा आपको। कहाँ से अंतर आया? अंतर आया सामाजिक ढांचे से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। उसके बाद हम अगले पार्ट पर आते हैं, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान उत्पन्न कहाँ से हुआ। मैंने कहा था कि भारतीय दर्शन शास्त्र से, इंडियन फिलॉसफी से उत्पन्न हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास होता गया, इसको एक वैज्ञानिक रूप दिया गया। सबसे पहले 1879 में लिपजिग एक जगह है जर्मनी, और उसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं विल्हम वुंट। उन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना की जिसके अंदर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए शुरू हुए, यानी मानव व्यवहार को वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला बनी, जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला होती है। उसके बाद विलियम जेम्स कैम्ब्रिज में, मैसाचुसेट्स में एक और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ? विलियम वुंट से। उसके बाद दूसरी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स
द्वारा कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के अंदर हुई। उसके बाद एक उपागम पैदा हुआ विलियम जेम्स के द्वारा ही, जिसको हम कहते हैं प्रकार्यवादी उपागम, फंक्शनलिस्ट अप्रोच। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसे उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को योग्य बनाता है कि जो मेरी आवश्यकताएं हैं मैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं, अपने आप को वो उसके अनुसार बनाता है। दूसरा, एक तो ये एस्पेक्ट इंसान का हुआ। दूसरा है हमारे पास कि वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं के सतत धार मनोवैज्ञानिक का मूल स्वरूप स्थापित करते हैं। कहने का मतलब कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी एक विशिष्ट व्यवहार करता है। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स, एक मत जो है ये मनोविज्ञान में पैदा हुआ। उसके बाद आया गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। अब सवाल है कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है इसका मतलब क्या है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल, संपूर्ण, यानी एक व्यक्ति को जितनी संवेदनाएं वातावरण से प्राप्त होती हैं, जितना उसको अनुभव होता है, उन सभी का एक संयुक्त प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो इसलिए हम इसका कारण केवल एक अनुभव को नहीं दे सकते। उसके बाद उत्पन्न हुआ हमारे पास व्यवहारवाद, जिसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो जॉन वाटसन 1910 के आसपास उन्होंने ये कहा कि जैसा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध ही हमारी प्रतिक्रिया है, तो हमारा व्यवहार है। इसलिए हम यहाँ पर जो, लेकिन मन जो है उसको हम वैज्ञानिक तौर पर उसका निरीक्षण हम नहीं कर सकते, और जो पर्सनल अनुभव होते हैं उसका भी हम वैज्ञानिक तौर पर परीक्षण नहीं कर सकते। उसके बाद हुआ मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस। आप सिगमंड फ्राइड आप कह सकते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा विकास दिया और उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वो आनंद प्राप्ति से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए होता है। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। उसके बाद मानववादी परिदृश्य हुआ, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो। इन्होंने दो एस्पेक्ट्स हमारे व्यवहार के दिए कि हर व्यक्ति के अंदर एक स्वतंत्र कामना होती है, वो अपने ढंग से काम करना चाहता है, जिसको हम फ्री विल कहते हैं। और दूसरा, उसके अंदर जो व्यक्ति है वो अपने आप का विकास करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास संज्ञानात्मक परिदृश्य, जिसको हम कॉग्निटिव प्रक्रिया कहते हैं। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान होने की प्रक्रिया। इसके अंदर हमारी मानसिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं, जैसे चिंतन है, समझ है, प्रत्यक्षण यानी स्मरण है, मेमोरी करना, समस्या समाधान निकालना, दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब हमारे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके अंदर हम अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण को भी समझने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरीके से ये। उसके बाद नेक्स्ट हुआ हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर क्या है कि हमारे वातावरण के जो हमारे ऊपर प्रभाव हैं उससे ही हमारा विकास होता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं पियाजे ने तो बाल विकास को कहा है ये कि वो वातावरण से ही सीखता है। उसके बाद जो है वेट्सकी, इन्होंने मानव विकास को सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही बताया है। अब आता है भारत में मनोविज्ञान का विकास। अब भारत के अंदर मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर 1915 के अंदर एक दर्शन शास्त्र विभाग के अंदर ही मनोवैज्ञानिक विभाग बनाया गया।
1915 के अंदर ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी, जैसे वुंट ने बनाई थी। 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ही शुरू किया, यानी मनोविज्ञान का एक विभाग ही अलग कर दिया। 1922 में प्रोफेसर जी बॉस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। इसके उपरांत मनोविज्ञान विभाग मैसूर विद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और आधुनिक समय में 70 यूनिवर्सिटीज़ या विश्वविद्यालय हैं जिसके अंदर मनोविज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद दुर्गानंद सिन्हा जी ने अपनी एक किताब लिखी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस 1986। इसके अंदर उन्होंने सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा है। उसके बाद भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग हम क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं, नैदानिक मानव संसाधन विकास के अंदर, विज्ञापन विभाग के अंदर, संगठन, खेल कूद निदेशालय में, सूचना प्रौद्योगिक उद्योग में विशिष्ट समस्याओं के वाले बच्चों के साथ इसका किया जाता है। हमने अध्याय 1 के पहले भाग में पूर्ण विस्तार से हमने ये समझा है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या विषय सामग्री पढ़ते हैं और मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, फिर मनोविज्ञान का विकास भारतवर्ष में कैसे हुआ और मनोविज्ञान के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके अंदर हम भारतवर्ष में मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि जो भी मनोविज्ञान के का जो विषय सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की गई वो आपको समझ आई होगी और जो आगे का भाग है उसका हम मनोविज्ञान की शाखाएं भाग 2 में हम उसकी चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद।